हेलो साथियों, मेरा नाम अरविंद है और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, अपने देशवासियों के लिए। इसमें है क्या भारत के जितने भी नेता हैं सब करप्ट हैं, बेईमान हैं? तो आइए जानते हैं। तो पहला हमारा एक जो इसमें मकसद है वो है कि भारत के सारे नेता अच्छे कपड़े, बड़े मकान और शानदार जीवन जीते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? सारे नेता जनता को जाति धर्म में फंसाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? तथ्यात्मक रूप से बात करेंगे। और हर नेता एक जैसा नहीं होता है, ये आप सब जानते हैं। इसीलिए हम ये कहेंगे किसी एक पार्टी, नेता, जाति या धर्म को निशाना मैं नहीं बना रहा हूँ। लोकतंत्र, जातिवादी, धार्मिक ध्रुवीकरण और अंधभक्ति और शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, राजनीतिक जवाबदेही पर एक लंबा और मजबूत हम ये वीडियो बनाए हैं, जिसको आपको कमेंट करना है कि क्या मैंने सही बनाया या क्या गलत बनाया है। नेता बदलते रहे लेकिन आम जनता के सवाल कब बदलेंगे? जाति, धर्म, अंधभक्ति और लोकतंत्र पर खुली चर्चा। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किन किन समस्याओं से जूझ रहा है और दूसरी तरफ राजनीति की दुनिया किस तरफ चलती है? एक आम परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, नौकरी, खेती, इलाज, बिजली, पानी, सड़क, भविष्य की चिंता करता है। किसान अपनी फसल की कीमत को लेकर परेशान होता है। युवा नौकरी और प्रयोगिकी परीक्षाओं को लेकर हर वर्ष मेहनत करता है। गरीब परिवार महंगाई के बीच में घर चलाने की कोशिश करता है। छोटे दुकानदार और मजदूर अपनी रोज की कमाई पर निर्भर रहते हैं। लेकिन चुनाव आते ही राजनीतिक बहस कई बार विकास और रोजगार से हटकर जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, समुदाय, क्षेत्र, भाषा, व्यक्तिगत आरोप और भावनाओं तमक मुद्दों के आसपास घूमने लगती है। सवाल यह नहीं है कि कोई नेता किस पार्टी का है, सवाल यह है कि हम नागरिक किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। हमें ऐसी राजनीति चाहिए जिसमें नेता से पूछा जाए, मेरे गांव की सड़क कब बनेगी, मेरे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा कब मिलेगी, अस्पताल में डॉक्टर और दवा उपलब्ध हैं भी या नहीं, युवाओं के लिए रोजगार कहाँ है, किसान को उसकी मेहनत का उचित मूल्य कैसे मिलेगा, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी, भ्रष्टाचार कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता कैसी बढ़ेगी, गरीब और मध्य वर्ग के जीवन में वास्तविक सुधार कैसे आएगा, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम अपने नेताओं से सवाल पूछना बंद करके उन्हें भगवान जैसा मानने लगे हैं? यह सवाल किसी एक नेता के लिए नहीं है, यह सवाल हम सब के लिए है। नेता और आम जनता के जीवन में अंतर। भारत में राजनीति करने वाले सभी लोगों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ नेता साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और कुछ संपन्न परिवार से आते हैं और कुछ राजनीति में आने से पहले ही आर्थिक रूप से मजबूत रहे हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में चुने गए 543 विजयी उम्मीदवारों के हलफनामों के एडीआर विश्लेषण के अनुसार 93% विजयी उम्मीदवार करोड़पति थे और घोषित संपत्तियों का औसतन लगभग 46.34 करोड़ यानी 46.34 करोड़ रुपया उनका आंका गया। यह आंकड़ा सभी भारतीय नेताओं के बारे में नहीं बल्कि 2000 चुनाव में किया गया लोकसभा सांसदों के बारे में है। इस आंकड़े को देखकर हमें किसी व्यक्ति से नफरत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल जरूर पूछना चाहिए। अगर राजनीति में प्रवेश करने वाले लोगों में संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत अधिक है, तो क्या आम गरीब और मध्यवर्गीय व्यक्ति के लिए राजनीति में बराबर अवसर मजबूत है? क्या चुनाव लड़ना इतना महंगा हो गया है कि साधारण परिवार का ईमानदार व्यक्ति चुनावी राजनीति में प्रवेश ही न कर सके? क्या राजनीतिक दल टिकट देने पर समय, विचारधारा, सामाजिक सेवा और योग्यता को प्राप्त महत्व देते हैं?
क्या फिर चुनाव जीतने की क्षमता, पैसा, संगठन और प्रभाव ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए? ये सवाल लोकतंत्र को कमजोर नहीं करते, ये सवाल लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। पैसा और राजनीति। लोकतंत्र में पैसा अनावश्यक नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव लड़ने से पैसे का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता दिखाई देता है। चुनाव प्रचार, संगठन, कार्यकर्ता, यात्रा, विज्ञापन, सोशल मीडिया, सभाएं और अन्य खर्चों के कारण चुनाव लड़ना आसान काम नहीं है। यही कारण है कि हमें चुनाव राजनीति में धन की भूमिका पर गंभीर चिंता करना चाहिए। लेकिन यहाँ ये भी एक जरूरी अंतर समझना होगा, करोड़पति होना अपराध नहीं है। किसी नेता ने ईमानदारी से व्यवसाय किया है, संपत्ति बनाई है और फिर राजनीति में आया है, तो सिर्फ अमीर होने के कारण उन्हें गलत नहीं कहा जा सकता। समस्या तब होती है जब पैसे के कारण टिकट मिलने लगे, पैसे के कारण चुनावी अवसर असमान हो जाए, भ्रष्टाचार के आरोपों को नजरअंदाज किया जाए, जनता से छिपाकर संपत्ति रखी जाए, सरकारी व्यवस्था का निजी लाभ के लिए इस्तेमाल हो, या राजनीति का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा के बजाय निजी लाभ बन जाए। इसीलिए यह सवाल होना चाहिए, नेता के पास कितना पैसा है से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पैसे का स्रोत क्या है, जनता के प्रति उसका जवाबदेही कितनी है। राजनीति में आपराधिक मामले, यह विषय और भी गंभीर है। एडीआर के 2024 लोकसभा विश्लेषण के अनुसार 543 नवनिर्वाचित सांसदों में से 251 यानी 46% से अपने हलफनामों में आपराधिक मामले घोषित किए थे। इसमें 170 यानी लगभग 31%, 31% ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए थे। यह एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए, किसी व्यक्ति पर आधारित मामला दर्ज होना, उसका आपराधिक साबित हो जाना एक ही बात नहीं है। कानून में किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा दोष सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाता है। इसीलिए हमें किसी सांसद को केवल एफआईआर या घोषित मामले के आधार पर अपराधी नहीं कहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरह यह भी सवाल है कि इतने अधिक आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार चुनावी राजनीति तक क्यों पहुंचते हैं? क्या राजनीतिक दलों को उम्मीदवार चुनते समय अधिक कठोर मापदंड अपनाने की जरूरत नहीं है? क्या मतदाताओं को उम्मीदवार का हलफनामा पढ़कर वोट नहीं देना चाहिए? क्या हमें उम्मीदवार की जाति और धर्म से पहले उसके काम, संपत्ति, शिक्षा, आधिकारिक मामलों और सार्वजनिक रिकॉर्ड्स को नहीं देखना चाहिए? शिक्षा और राजनीति। शिक्षा केवल डिग्री का नाम नहीं है। एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है लेकिन जनता की समस्या को न समझता हो। दूसरी ओर कम व्यक्ति औपचारिक शिक्षा प्राप्त करके भी बहुत अधिक ईमानदार और जनसेवी हो सकता है। इसीलिए लोकतंत्र में केवल डिग्री देखकर किसी को योग्य या अयोग्य कहना भी सही नहीं है। लेकिन नीतियों को समझने की क्षमता, संविधान की समझ, अर्थव्यवस्था की जानकारी, कानून की समझ, प्रशासनिक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए महत्वपूर्ण है। एडीआर के एक पुराने विश्लेषण में 2019 के लोकसभा के बैठे सांसदों में 73% यानी 73 ने स्नातक या उससे अधिक शिक्षा घोषित की थी। फिर भी असली सवाल यह है कि क्या हमारे नेता शिक्षा की गुणवत्ता को उतनी प्राथमिकता देते हैं जितनी चुनावी राजनीति को? अगर किसी गांव में सरकारी स्कूल की इमारत है तो लेकिन अच्छे शिक्षक नहीं है तो हमें सवाल पूछना चाहिए। अगर लाखों युवा वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और फिर भर्ती प्रक्रिया में देरी होती है तो सवाल पूछना चाहिए। अगर सरकारी अस्पताल में मरीज को बाहर से दवा खरीदनी पड़े तो सवाल पूछनी चाहिए। अगर बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी तो आने वाले भारत का निर्माण कौन करेगा? राजनीति जाति की। भारत का समाज ऐतिहासिक रूप से जातियों और समुदायों में विभाजित रहा है। जाति के कारण लोगों को लंबे समय तक भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ा। इसलिए सामाजिक न्याय और समान अवसर की चर्चा आवश्यक है। आरक्षण, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों का ऐतिहासिक और संवैधानिक महत्व है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब जाति को लेकर वोट बैंक बदले लिए जाते हैं। जब चुनाव में किसी व्यक्ति से पूछा जाए आप किस जाति के हैं, लेकिन यह न पूछा जाए आपकी सरकार ने आपके क्षेत्र के लिए क्या किया है, तब लोकतांत्रिक बहस कमजोर होती है। हमें यह पूछना चाहिए, जाति की पहचान रहे लेकिन क्या हमारी राजनीति पहचान केवल जाति तक ही सीमित होनी चाहिए?
क्या एक किसान पहले किसान नहीं है? क्या एक बेरोजगार युवा पहले बेरोजगार नहीं है? क्या महंगाई से परेशान परिवार पहले परिवार नहीं है? क्या सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा की समस्या जाति देखकर आती है? नहीं। गरीब की गरीबी जाति देखकर नहीं आती, महंगाई किसी एक जाति के घर नहीं आती, बेरोजगारी किसी एक धर्म की युवाओं तक सीमित नहीं है, बीमारी किसी जाति को देखकर अस्पताल नहीं पहुंचती। इसीलिए राजनीतिक में सामाजिक न्याय जरूरी है, लेकिन जाति नफरत नहीं। धर्म और राजनीति। धर्म करोड़ों भारतीयों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर व्यक्ति को अपनी आस्था रखने और अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है। इसीलिए किसी के धर्म का मजाक उड़ाना गलत है, किसी धर्म भावना को जानबूझकर चोट पहुंचाना गलत है, किसी तरह धर्म के नाम पर दूसरे नागरिकों से नफरत करना भी गलत है। यदि कोई नेता मंदिर की बात करता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है। अगर कोई नेता मस्जिद की बात करता है, गुरुद्वारा, चर्च या किसी अन्य धार्मिक स्थल की बात करता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है। समस्या तब होती है जब धर्म को लोगों को बांटने का हथियार बनाया जाए। जब चुनाव का मुद्दा आए तब तुम किस धर्म के हो यह सवाल गायब हो जाता है। तुम्हारे क्षेत्र में स्कूल कैसा है यह गायब हो जाता है, अस्पताल कैसा है यह गायब हो जाता है, रोजगार कहाँ है यह गायब हो जाता है, सड़क कब बनेगी यह गायब हो जाता है। तब हमें रुक कर जरूर सोचना चाहिए। अंधभक्ति से लोकतंत्र कमजोर होता है। किसी नेता का सम्मान करना गलत नहीं है, किसी नेता के काम से प्रभावित होना भी गलत नहीं है, किसी पार्टी के भी विचारधारा पसंद करना भी लोकतांत्रिक अधिकार ये भी गलत नहीं। लेकिन अंधभक्ति लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकती है। हमारा पसंदीदा नेता कोई अच्छा काम करे तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन अगर वही नेता गलत काम करे तो क्या हमें सवाल नहीं पूछना चाहिए? असली परीक्षा तब है जब हम उससे सवाल पूछे। अगर हम कहें मेरे नेता ने क्या किया है इसलिए सही किया है, तो हम नागरिक हैं, समर्थन देंगे। और लोकतंत्र को केवल समर्थन की ही नहीं, जागरूक नागरिकों की आवश्यकता है। लोकतंत्र में नेताओं जनता का मालिक नहीं होता, नेता जनता का प्रतिनिधित्व होता है। वह पद जनता की सेवाओं के लिए प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी नेता से सवाल पूछना देश विरोधी नहीं है, किसी भी सरकार की आलोचना करना लोकतंत्र विरोधी नहीं है, किसी भी पार्टी की नीतियों से असहमति रखना अपराध नहीं है, लेकिन आलोचना भी तथ्य और तर्क के आधार पर होना चाहिए। सोशल मीडिया और राजनीतिक भ्रम। आज राजनीति केवल रैलियों में नहीं होती, अब राजनीतिक हमारे मोबाइल फोन में भी होती है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर दिन हजारों राजनीतिक वीडियोस और संदेश वायरल होते। इसमें से कुछ जानकारी सही होती है, कुछ आधी अधूरी होती है, कुछ पुरानी होती है, कुछ गलत होती है और जानबूझकर लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए बनाई जाती है। इसलिए हमें एक आदत बनानी चाहिए, फॉरवर्ड करने से पहले वेरीफाइड करो। अगर कोई वीडियो कहता है फला नेता ने यह कहा तो पूरा वीडियो देखिए। अगर पोस्ट कहती है सरकार ने इतना पैसा दिया तो सरकार के स्रोत देखिए। अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म जाति के खिलाफ बहुत भड़काऊ बात कर रहा है तो तुरंत विश्वास मत कीजिए। सोचिए इस संदेश से किसका फायदा हो रहा है। चुनाव के समय हमारा व्यवहार। चुनाव के समय में हमें 5 सवाल उम्मीदवार से पूछने चाहिए। पहले पिछले कार्यकाल में क्या किया था, केवल भाषण नहीं काम बताइए। अगले 5 साल में योजना क्या है, फिर नारा नहीं केवल योजना बताइए। रोजगार के लिए क्या करेंगे, युवाओं को वास्तविक अवसर कैसे मिलेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे, सरकारी स्कूल और अस्पताल कैसे बेहतर होंगे। क्या आपके हलफनामे में क्या जानकारी है? शिक्षा, संपत्ति और घोषित आपराधिक मामलों को देखिए। चुनाव आयोग उम्मीदवारों के नामांकन और हलफनामों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है। इसीलिए आज के समय मतदाता के पास पहले से कहां से ज्यादा जानकारी उपलब्ध है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। देश नेता से बड़ा है, यह बात हमें से याद रखना चाहिए। भारत किसी एक नेता का देश नहीं है, भारत किसी एक पार्टी का देश नहीं है, भारत किसी एक जाति का देश नहीं है, भारत किसी एक धर्म का देश नहीं है। भारत 140 करोड़ से अधिक लोगों की विविधता से बना देश है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग राजनीतिक विचार, अलग अलग भारत की ताकत। अगर हम एक दूसरे को केवल जाति धर्म से देखने लगे तो समाज कमजोर होगा। अगर हम हर राजनीतिक विरोधी को दुश्मन समझने लगे तो लोकतंत्र कमजोर होगा। अगर हम अपने नेता से सवाल पूछना बंद कर दे तो जवाबदेही कमजोर होगी। और अगर हम गलत जानकारी को बिना जांच के फैलाए तो समाज में अविश्वास बढ़ेगा। किसान का सवाल। भारत का किसान केवल चुनावी भाषण का विषय नहीं होना चाहिए। किसान के लिए महत्वपूर्ण है बीज की गुणवत्ता, सिंचाई, बिजली, खाद, कीटनाशक, फसल बीमा,
बाजार, भंडार, सड़क, परिवहन और उचित मूल्य किसान के वास्तविक समस्या हैं। सरकार ने क्या समाधान दिया, क्या योजना वास्तव में किसी किसान तक पहुंच रही है, इन सवालों पर चर्चा होना चाहिए। किसी जाति की पूछताछ उसकी समस्या का हल नहीं होगी, उसकी फसल का उचित मूल्य देकर होगी। युवाओं का सवाल, भारत में सबसे बड़ा अवसर युवा वर्ग का है, लेकिन युवाओं में ताकत बनी रहे उसके लिए अच्छी शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता, तकनीकी परीक्षण और निष्पक्ष अवसर मिले। युवाओं को केवल चुनाव के समय याद कराना पर्याप्त नहीं है, युवाओं को चुनाव के बाद भी याद रखना होगा। हमें नेताओं से पूछना चाहिए, हमारे रोजगार के लिए आप क्या कर रहे हो, युवाओं के लिए आप क्या कर रहे हो, मैंने अपने अधिकार और जिम्मेदारी के बारे में कितना जाना है, ये भी जरूरी है। महिलाओं का सवाल, भारत की आधी आबादी महिलाओं की है, महिलाओं के लिए केवल चुनावी वादे पर्याप्त नहीं है। सुरक्षात्मक वातावरण, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, आर्थिक स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सम्मान की भावना। महिलाओं को सिर्फ वोट नहीं समझना चाहिए, वह परिवार, समाज और देश के निर्माण की बराबर भागीदारी हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात करें, जब गरीब परिवार में कोई गंभीर बीमारी आती है तो उसका पूरा आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए सरकारी स्वास्थ्य मजबूत होना जरूरी है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हो, दवाइयाँ हो, जांच की सुविधा हो, स्वच्छता हो और मरीज के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो। किसी पार्टी का मुद्दा नहीं, यह नागरिक का अधिकार और सरकार की जिम्मेदारी जुड़ा प्रश्न है। सड़क, बिजली, पानी, किसी गांव की सड़क को देखकर यह नहीं पूछा जा सकता कि सड़क किस जाति के लोगों के घर जाती है। बारिश में सड़क जब खराब होता है सबको परेशानी होती है, स्कूल जाने वाला बच्चा भी परेशान होता है, किसान भी परेशान होता है, बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने वाला परिजन भी परेशान होता है। इसीलिए विकास का मतलब केवल बड़े शहरों में बड़ी इमारतें नहीं है, विकास का मतलब गांव की सड़कों से लेकर स्कूल, अस्पताल, इंटरनेट और रोजाना तक है। हमें नफरत नहीं करना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। अगर कोई नेता गलत करे तो सवाल पूछिए, अगर कोई नेता अच्छा करे तो उसको तारीफ भी कीजिए। संतुलित तंत्र है, किसी नेता की आलोचना करने का मतलब यह नहीं कि आप देश के खिलाफ हैं और किसी नेता की तारीफ करने का मतलब यह भी नहीं कि आप अंधभक्त हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम तर्क छोड़ देते हैं, जब हम कहते हैं मेरा पार्टी गलत हो ही नहीं सकती, मेरा नेता गलत हो ही नहीं सकता, दूसरा जाति का व्यक्ति अच्छा हो ही नहीं सकता, दूसरे धर्म का व्यक्ति मेरा दुश्मन है, मेरा ये समाज भी विभाजित पड़ता है। असली आज़ादी क्या है? असली आज़ादी सिर्फ यह नहीं है कि हम वोट डाल सकते हैं, असली लोकतांत्रिक शक्ति यह भी नहीं है कि हम सोचें, सवाल पूछें, असहमति व्यक्त कर सके, सही जानकारी खोजें, अपने प्रतिनिधि के काम का मूल्यांकन कर सकें और जरूरत पड़ने पर अपना वोट बदल सकें। किसी नेता को यह आसान नहीं है, वोट नागरिकों की शक्ति है। यह वीडियो किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, इस वीडियो का उद्देश्य किसी एक राजनीतिक दल, नेता, जाति या धर्म को बदनाम करना नहीं है। भारत में अलग अलग पार्टियां हैं, हर पार्टी में अलग अलग विचार वाले लोग हैं, हर पार्टी अपने अच्छे काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं और गलती करने वाले भी हो सकते हैं। इसीलिए हमें किसी भी पार्टी को आंख बंद करके समांतर नहीं करना। जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ, जो गलत करेगा उससे सवाल किया जाएगा और नियम, हर पार्टी का समान रूप से किया जाएगा। नेता नहीं, व्यवस्था और नागरिक जिम्मेदारी है। हम अक्सर कहते हैं सारे नेता खराब है, लेकिन क्या केवल नेता ही जिम्मेदार है? लोकतांत्रिक देश में नागरिक की भी जिम्मेदारी होती है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और हमें बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा। अंतिम संदेश यह है, भारत को ऐसे नागरिक चाहिए जो, मैं देश से प्यार करता हूँ इसीलिए मैं सरकार से सवाल पूछूंगा, मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूँ इसलिए दूसरे धर्म का भी सम्मान करूंगा, मैं अपनी जाति को जानता हूँ इसलिए दूसरी जाति से नफरत नहीं करूंगा, मैं अपने नेता का समर्थन करता हूँ इसलिए उससे हर गलती का समर्थन नहीं करूंगा। अपने पार्टी को वोट दे सकता हूँ लेकिन देश के और संविधान के पार्टी से ऊपर रखूंगा। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। नेता आते और जाते हैं, सरकार बनती और बदलती है, पार्टियां जीतती और हारती है, लेकिन भारत हमेशा रहेगा। इसीलिए हमारे देश को, संपन्न देश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।